नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं नवीन सक्सेना। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर कल 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आएंगे। युद्धग्रस्त गाजा में शांति और तत्काल सहायता पहुंचाने के आह्वान के साथ सिडनी, मेलबर्न और केपटाउन में फिलिस्तीन समर्थक मार्च निकाला गया। ईरान ने इजरायल के साथ युद्ध विराम के बाद अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह से खोला। रूस का कृष्णनिकोव ज्वालामुखी 600 वर्षों में पहली बार फटा। विमानों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन पकड़ मजबूत की। और अब समाचार विस्तार से। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर कल भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी लुइस अर्नेटा मार्कोस और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। फिलीपींस में राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति मार्कोस की ये पहली भारत यात्रा होगी। एक रिपोर्ट। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मार्कोस मंगलवार को द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति मार्कोस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मार्कोस से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मार्कोस फिलीपींस लौटने से पहले बेंगलुरु भी जाएंगे। भारत और फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंध नवंबर 1949 में स्थापित हुए थे। तब से दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, रक्षा तथा सुरक्षा, समुद्री सहयोग, कृषि, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल प्रौद्योगिकियों सहित कई क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी विकसित की है। राष्ट्रपति मार्कोस की राजकीय यात्रा भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। ये यात्रा दोनों देशों के लिए भविष्य में द्विपक्षीय सहयोग की राह तय करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विश्वास पैदा करने का एक अवसर है। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी। अमेरिका के टेक्सास राज्य के डैलस में एक नया भारतीय वाणिज्य दूतावास आवेदन केंद्र खोला गया है। ये केंद्र डैलस फोर्ट वर्थ क्षेत्र में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए वाणिज्य दूतावास सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाएगा। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने वर्चुअल माध्यम से इस केंद्र का उद्घाटन किया। डैलस भारतीय वाणिज्य दूतावास आवेदन केंद्र अमेरिका में खोले जा रहे 9 नए केंद्रों में से एक है। जापान के ओसाका में आयोजित विश्व एक्सपो 2025 में भारतीय मंडप में कल 20,000 से अधिक दर्शक पहुंचे। इन लोगों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, अंतरिक्ष उपलब्धियों और हस्तशिल्प को देखा। एक रिपोर्ट। जापान स्थित भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन लोगों ने समग्र स्वास्थ्य की दिशा में भारत की सदियों पुरानी यात्रा को दर्शाते हुए एक योग सत्र का अनुभव लिया। एक्सपो के अन्य आकर्षणों में चंद्रयान जोन भी शामिल है। अंतरिक्ष अन्वेषण और चंद्र अभियानों में भारत की अग्रणी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के अखरोट की लकड़ी की नक्काशी और ओडिशा की ताराकाशी कला का प्रदर्शन भी किया गया है। ये प्रदर्शनी इस वर्ष 13 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें 160 से अधिक देश और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। गाजा में युद्ध और अकाल के खिलाफ आज दुनिया भर में बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए। सिडनी में हजारों लोगों ने फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाते हुए हार्बर ब्रिज पर मार्च किया। प्रदर्शन में विकिलीक्स के संस्थापक जुलियन असांजी, सिडनी के लॉर्ड मेयर क्लोवर मूर और पूर्व फुटबॉलर क्रेग फॉस्टर शामिल थे। मेलबर्न में 25,000 लोग एक रैली में शामिल हुए। ये प्रदर्शन फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता देने की बढ़ती वैश्विक मांग के बीच हुआ है। जुलाई के अंत में ऑस्ट्रेलिया सहित 15 देशों ने औपचारिक मान्यता का आग्रह किया और फ्रांस सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में ऐसा करने की योजना बना रहा है। यह प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया से बाहर भी पहुंच चुका है। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में मदर्स फॉर गाजा आंदोलन की महिलाओं ने गाजा में मानवीय संकट की निंदा करते हुए एक मौन विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने भूखे बच्चों की तख्तियां और तस्वीरें पकड़ी और इस नरसंहार को समाप्त करने की मांग की। विश्व दर्पण के लिए जया भारती। इजराइल के साथ युद्ध विराम के बाद ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह से खोल दिया है। देश के नागरिक उड्डयन संगठन ने पुष्टि की है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानें सामान्य हो गई हैं। तेहरान में मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 24 घंटे परिचालन फिर से शुरू हो गया है और एयरलाइंस एक बार फिर पूर्ण उड़ान सेवाएं प्रदान कर रही है।
तेहरान पर इजराइल के हवाई हमलों के बाद ईरान ने 13 जून को अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। युद्ध विराम के बाद 24 जून को 12 दिनों का संघर्ष समाप्त हो गया। हवाई क्षेत्र धीरे धीरे फिर से खुला और 17 जुलाई तक मेहराबाद को छोड़कर पूरी सेवाएं बहाल कर दी गईं। मेहराबाद में सीमित घंटों के लिए ही सेवाएं संचालित होती थी। ये लड़ाई तब शुरू हुई जब इजराइल ने ईरान के प्रमुख परमाणु और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हवाई हमले किए। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाब दिया। युद्ध विराम होने से पहले अमेरिका ने ईरान के परमाणु स्थलों पर बमबारी की और कतर में अमेरिका के एक हवाई अड्डे पर ईरान ने हमला किया। रूस के सोची में काला सागर रिजॉर्ट के निकट तेल के एक डिपो में भीषण आग लग गई है। अधिकारियों ने बताया है कि यह आग यूक्रेन के ड्रोन हमले के कारण लगी है। सोची के निकटवर्ती हवाई अड्डे पर उड़ानें रोक दी गई हैं। अभी तक किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस बीच रूस की मिसाइलों ने दक्षिण यूक्रेन के शहर माइकोलेव में मकानों और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इन हमलों में कम से कम 7 लोग घायल हुए हैं। इस सप्ताह यूक्रेन ने रयाजान, पेनाजा और वोरोनेज सहित रूस के कई शहरों पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों में 4 लोग घायल हुए। रूस का कहना है कि उसने कई ड्रोन हमलों को नाकाम किया। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित कृष्णनिकोव ज्वालामुखी में आज 600 वर्षों में पहली बार लावा निकला है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि ज्वालामुखी में विस्फोट स्थानीय समय के अनुसार सुबह 2:50 पर हुआ, जिसके कारण राख के बादल समुद्र तल से 4 किलोमीटर ऊपर तक देखे गए। ब्यौरा हमारी रिपोर्ट में। ज्वालामुखी के कारण विमानों को खतरे की चेतावनी दी गई है। ज्वालामुखी में ये विस्फोट इस सप्ताह की शुरुआत में आए 8.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप और बार बार आए झटकों से जुड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई थी। कृष्णनिकोव ज्वालामुखी में अंतिम बार विस्फोट वर्ष 1463 के आसपास हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ज्वालामुखी विस्फोट का कारण हाल ही में आया भूकंप है। राख का गुबार और धुआं पूर्व में प्रशांत महासागर की ओर बढ़ गया है और किसी भी आबादी वाले क्षेत्र को कोई खतरा नहीं है। पेट्रोपाव्लोस्क कामचत्स्की से 200 किलोमीटर उत्तर में स्थित ज्वालामुखी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी। इस बीच रूस के कुरेल द्वीप पर आज सुबह 6.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप के कारण रूस के कामचटका प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई। प्रशासन ने कहा है कि सुनामी के कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। दक्षिणी चीन के ग्वांगडोंग प्रांत और दक्षिण कोरिया के मौसम की स्थिति खराब बनी हुई है और तेज बारिश तथा हवाओं से काफी नुकसान होने का खतरा है। ग्वांगडोंग में सरकार ने मंगलवार तक मूसलाधार बारिश के अनुमान के चलते आपातकालीन सेवाओं को तेज कर दिया है। प्रशासन तटीय शहरों, खासतौर पर दक्षिणी पर्ल रिवर डेल्टा में संभावित बाढ़ और जलभराव की आशंका को देखते हुए हर तरह से तैयार है। इस बीच दक्षिण कोरिया में भी बारिश की मात्रा 150 मिलीमीटर तक पहुंचने की उम्मीद है और पूरे देश में बारिश हो रही है। अगले 3 दिनों में दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में 80 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश होने की संभावना है। दोनों देशों ने स्थिति पर बारीकी से नजर बनाई हुई है। लंदन के ओवल में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी श्रृंखला के 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज इंग्लैंड ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 339 रन बना लिए हैं। वर्षा के कारण खेल रुका हुआ है। इंग्लैंड ने आज कल के स्कोर 1 विकेट पर 50 रन से आगे खेलना शुरू किया। मेजबान टीम अभी भी 35 रन पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर कल 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आएंगे। युद्धग्रस्त गाजा में शांति और तत्काल सहायता पहुंचाने के आह्वान के साथ सिडनी, मेलबर्न और केप टाउन में फलस्तीन समर्थक मार्च निकाला गया। ईरान ने इजराइल के साथ युद्ध विराम के बाद अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह से खोल दिया है। रूस का कृष्णनिकोव ज्वालामुखी 600 वर्षों में पहली बार फटा। विमानों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के अंतिम टेस्ट मैच के चौथे दिन पकड़ मजबूत की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।